हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं सी लैंग्वेज विंडोज में। वीएस कोड हम इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि हमारा टेक्स्ट एडिटर रहेगा, और हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं सी लैंग्वेज का कंपाइलर यूजिंग मिन जी डब्ल्यू। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी दो सॉफ्टवेयर की। पहला सॉफ्टवेयर जो होगा वो हमारा टेक्स्ट एडिटर होगा, जिसके अंदर हम कोई भी कोड लिखते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम कोड लिखते हैं वो एक टेक्स्ट एडिटर कहलाता है। उदाहरण के तौर पर वीएस कोड, सबलाइन, एटम, और जो विंडोज में ऑलरेडी इंस्टॉल आता है नोटपैड भी। जो नोटपैड सॉफ्टवेयर है हमारे विंडोज में ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, इसके अंदर भी मैं सी लैंग्वेज का कोड लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर का मेन काम यही होता है कि आप उसके अंदर अपना कोड लिख सको। बाद में उसमें बहुत सारे फीचर्स और ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे वीएस कोड में ऑलरेडी रन करने के लिए एआई वगैरह के भी फीचर्स एडेड हैं, कोपायलट वगैरह। दूसरा सॉफ्टवेयर जो हमको चाहिए होगा वो होगा सी लैंग्वेज का कंपाइलर, जो कि हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर किया है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सी लैंग्वेज के कोड को जो हमने लिखा है उसको कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर को समझाएगा कि भैया ये कहना चाह रहे हैं श्रीमान, ये जो डेवलपर है ये ऐसा करना चाह रहे हैं, इस कोड को कन्वर्ट करके और उसको रन करना है, वो होता है कंपाइलर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग दोनों ही मेथड ट्राई करेंगे। पहले हम एक टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल करेंगे नोटपैड के अलावा, उससे रन करेंगे प्रोग्राम्स, और फिर हम नोटपैड से रन करेंगे। मैं पर्सनली विजुअल स्टूडियो कोड यूज करता हूँ, तो पहले वही इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए आप कोई भी अपना ब्राउजर खोलो। ब्राउजर नहीं पता क्या है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो अपना ब्राउजर खोलो, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज जो भी है, उधर सर्च करो वीएस कोड या विजुअल स्टूडियो कोड जो भी है। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टेक्स्ट एडिटर है, और इस तरह का जो लोगो दिखेगा आप ये एक्स के जैसे है, इस बटन पे आप क्लिक करो। अगर आपके में कोई और ऑप्शन खुलता है लिंक, तो डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लेना, वरना मैं डाउनलोड का यूआरएल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर ले। तो इंस्टॉल इट फॉर विंडोज, और ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो गया। कुछ आपके ब्राउजर में ऑटोमेटिकली या तो हो जाएगा, मेरा पूछ रहा है तो मैं कीप दबा देता हूँ, डाउनलोड होगा। और या तो मैं यहीं से ओपन कर लूँ इसको, या फिर मैं डाउनलोड्स फोल्डर में जाके वहां से ओपन कर लूँ। ठीक है, ये भैया कुछ एग्रीमेंट पूछेगा, पढ़ लेना ये चीजें। ठीक है, उसके बाद आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। उसके बाद लोकेशन जहाँ पे आपको स्टोर कराना, यूजुअली सी के अंदर ही इंस्टॉल होता है सब कुछ। देन नाम जो रहेगा इसके फोल्डर का। उसके बाद देखो, अभी अगर आपको शॉर्टकट्स वगैरह बनाने, मेरे को बनाना है डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट ताकि मैं डायरेक्टली वहीं से खोल सकूँ, तो मैं चेक कर दिया इसको एंड नेक्स्ट किया। उसके बाद रेडी टू इंस्टॉल, यस इंस्टॉल इट। और भाई आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके सिस्टम के ऊपर है कितनी जल्दी आपका लैपटॉप कंप्यूटर इसको कर सकता है। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपको एक ऐसा पॉपअप में दिखेगा कि भाई लॉन्च करना है कि नहीं करना है। हमको तो ऑफकोर्स लिखना ही है, कोड करना है, तो लॉन्च कर देते हैं भाई। तो फिनिश बटन करूंगा और वीएस कोड खुल के आ जाएगा सामने। ठीक है, अब ये कुछ पूछेगा एआई वेआई यूज करना। देखो, मैं पर्सनली बोलूंगा बिल्कुल एआई यूज मत करना, वरना आप सीख नहीं पाओगे, आपको एक आदत पड़ जाएगी उसकी। तो मैं नहीं करूंगा कुछ भी यूज, और ब्राउजर का अभी कोई काम नहीं है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, वीएस कोड पे आता हूँ नीचे से, इसको बड़ा करते हैं अपन। देखो, थोड़ा जूम करते हैं। जूम के लिए कंट्रोल प्लस बटन मैंने यूज किया। अब देखो, या तो मैं यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक करूं, है ना, टेक्स्ट फाइल, या फिर मैं सीधा अपना सर्च बटन पे जाके नोटपैड पे एंटर करूं और अपना यहाँ पे कोड लिखूं। मैं कोड नोटपैड में भी लिख सकता हूँ, और मैं कोड वीएस कोड में भी लिख सकता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में वीएस कोड बुलाते हैं। अब दोनों में यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस आता है वो अब आता है कि वीएस कोड में अब बहुत सारे फीचर है। मैं सी का कंपाइलर यहीं पे ऐड कर सकता हूँ, तो वो सब चीजें मैं कर पाता हूँ। इसीलिए वो एक इजी तरीका होता है, आपको रन करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए नोटपैड हम यूजुअली यूज नहीं करते, बट हम करके दोनों से दिखाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपना कोड, बट अभी हम पहले कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे। भाई लिखने से थोड़े ना कोड रन हो जाएगा, रन करने के लिए तो कंपाइलर चाहिए होगा। तो अब कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं। अब जो दूसरा सॉफ्टवेयर हमको चाहिए वो है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं हम लोग, इसको बंद कर देते हैं अभी। सो सी का कंपाइलर डाउनलोड करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे मिन जी डब्ल्यू। तो बेसिकली अभी सी का जो कंपाइलर कंपनी बनाती है वही कंपनी सी प्लस प्लस का कंपाइलर भी बनाती है। तो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है मिन जी डब्ल्यू, जिसको आप इंस्टॉल करो और इसकी सहायता से आप सी प्लस प्लस के कंपाइलर्स इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलो मिन जी डब्ल्यू इंस्टॉल करते हैं। तो हम ब्राउजर में जाएंगे, डाउनलोड। ओके, मेरे में ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है डाउनलोड, सर्च किया हुआ है। तो हम लिखेंगे मिन
डाउनलोड मिन GW फॉर विंडोज 11 या 10 जो भी आपका, मैं डाउनलोड लिंक डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधा वहीं से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सोर्स फोर्ज का लिंक आपको मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वापस से डाउनलोड बटन पे क्लिक करें तो अब ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड ऐसे तो स्टार्ट हो जाएगा, हो गया। और अपन ऑफकोर्स रखनी है हमको फाइल तो कीप इट, और अगेन मैं यहीं से ओपन इंस्टॉल कर लूंगा इसको मिन GW को, ठीक है भाई। इंस्टॉल करेंगे हम, ठीक है। बेसिकली सारे ऑप्शन टिक ही रखने हैं, अगेन फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो आपको दूसरा रखना है तो, और ये इंस्टॉल होने लग जाएगा, ठीक है। ये अगेन थोड़ा टाइम लेगा बेस्ड ऑन योर मशीन और इंटरनेट कनेक्शन, तो आराम से होने देते हैं इसको डाउनलोड। जैसे ये इंस्टॉल पूरा होगा आपको यहाँ पे 100% दिखेगा, जहां पे मेरा माउस है अभी, है ना। तो 100% होते ही कंटिन्यू करेंगे, और ये अब यहाँ ना बहुत मेन ऑप्शन है, यहाँ पे ये हमसे पूछेगा कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ, अगर आप C लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप C++ भी आप सीखोगे ही कॉलेज में से, तो यहीं पे आप ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, द GNU C++ कंपाइलर, हमको ये वाला इंस्टॉल करना है। इस वाले के ऊपर हम चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे या फिर राइट क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देंगे, तो अब ये वाला इंस्टॉल करेगा, ठीक है। ये C++ का हुआ है, हमको C भी चाहिए, तो फिर हम GCC वाले को भी करेंगे, राइट क्लिक मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, दोनों इंस्टॉलेशन के लिए मार्क हो गए हैं, ठीक है। अभी बाकी हमको इनमें से कुछ नहीं चाहिए, बेस इंस्टॉलेशन ले लेते हैं क्योंकि कुछ और एडिशनल अगर डिपेंडेंसी हुई तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। सारे पे चेक किया मैंने। जब आप सेलेक्ट कर लो कि भाई ये पैकेज मेरे को चाहिए, उसके बाद आप इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन पे जाना और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर अगेन पॉपअप आएगा, इसके ऊपर आप वापस से अप्लाई करना। जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये वो सारी की सारी जो भी पैकेज इसको चाहिए वो डाउनलोड करने लग जाएगा और इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, जब हमने मार्क किया है तो इंस्टॉल्ड वर्जन वाला कॉलम खाली है यहाँ पे। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे वर्जन दिखेंगे आपको कि कौन सा वर्जन इसने इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो ये अगेन सिस्टम और नेट की स्पीड के हिसाब से थोड़ा टाइम लेता ही लेता है डाउनलोड होने में सारे पैकेज को, ठीक है। ये बार काफी बार 100% होगी तो इसको चलने देना है, ठीक है। जैसे ही वो सारे पैकेज अपने आप कंप्लीट होंगे ना, तो वो पॉपअप बंद होके अपने आप ये नया एक पॉपअप आ जाएगा अप्लाइंग शेड्यूल चेंजेस वाला, और यहाँ पे आपको ये सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल होते हुए दिखेंगे, जैसे नीचे लॉग्स में दिख रहे हैं ना, इस तरह से। तो पहले वो डाउनलोड कर रहा था, अभी ये इंस्टॉल कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये लॉग्स आना बंद हो जाए तो आप या तो खुद ही क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर ये छोटा सा चेक बॉक्स है इधर दबा दो कि क्लोज डायलॉग ऑटोमेटिकली व्हेन एक्टिविटी इज कंप्लीटेड, ठीक है। अभी मैंने नहीं दबाया था तो मेरे को मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। ये हो गया भैया क्लोज, ठीक है। अभी आप देख सकते हो जो जो मैंने मार्क किए थे उन सबके सामने अपने आप इंस्टॉल्ड वर्जन आ गया, इसके सामने भी, इसके सामने भी और इसके सामने भी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे भाई, है ना। तो इसको तो बंद कर देते हैं वेरिफिकेशन के लिए, इसकी तो नीड नहीं है, इधर तो दिखा रहा है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग अब अपना स्टार्ट बटन दबा के लिखेंगे CMD, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे हम लोग, या फिर पावर शेल भी खोल सकते हो आप, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट खुला, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। यहां पे हम एक कमांड लिखेंगे GCC, सी के कंपाइलर को बेसिकली GCC लिखा जाता है टर्मिनल के अंदर या कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, हाइफन वर्जन। ये कमांड मैं आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से आप ट्राई कर सकते हो इसको। जैसे ही मैंने कमांड चलाई तो भैया हमको आ गई एरर कि GCC इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो देखो भाई, विंडोज के अंदर या लिनक्स के अंदर जब भी हम कोई भी कमांड लिखते हैं वो बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, एक बाइनरी फाइल होती है जो कि मशीन में कहीं पर रखी होती है। तो अभी हमने ये फाइल नई इंस्टॉल की है, तो विंडोज को बताना पड़ेगा कि भैया ऐसी बात है, ये हमारी फाइल है, इस फोल्डर में इंस्टॉल हुई है, इसको भी आप देखो जब आप कोई कमांड ढूंढो तो, ठीक है। तो उस चीज के लिए बेसिकली हमको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे विंडोज की सेटिंग्स में। तो विंडोज के अंदर एक वेरिएबल होता है पाथ, PATH कैपिटल में, जो कि एनवायरमेंट वेरिएबल नाम की सेटिंग्स के अंदर होता है। तो हम सर्च बटन दबा के लिखेंगे एनवायरमेंट, देखो एनवायरमेंट वाला सेटिंग्स खुलेगा। इसके बाद हम ऑलरेडी या तो एडवांस वाले में खुलेंगे, अगर इधर उधर खुलते हो तो एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। देन लास्ट में एक छोटा सा ऑप्शन है एनवायरमेंट वेरिएबल्स, तो यहां पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहां पे क्लिक करें आप देखोगे ऑलरेडी जो एनवायरमेंट वेरिएबल बने हुए यहाँ पे लिस्ट हो गए, जैसे मिन GW ये बना हुआ है जो कि काम का नहीं है। हो सकता है आपके मशीन में ये वेरिएबल्स अलग हो, बट हमको जो मेन वेरिएबल देखना है ना वो है ये वाला पाथ, PATH वाला, ठीक है। सबसे जो पहली चीज है
वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके अंदर जो भी कंटेंट है इसको कर लेना कॉपी कहीं पे, ताकि अगर आप कुछ गलत लिख दो तो आपके पास पहले वाली चीज ऑलरेडी हो। ठीक है, तो उसके लिए आप एडिट बटन पे दबाएंगे पहले। ठीक है, एडिट बटन पे जैसे आप दबाएंगे तो ऐसा कुछ खुल के आएगा, और इसमें जो सेकंड नंबर पे जो भी पाथ लिखा हुआ है इसको आप डबल क्लिक करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा कि जैसे हम इसके अंदर कुछ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको या तो आप पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेना कंट्रोल ए दबा के, और राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना पहले। ठीक है, इसको नोट पैड में कर देते हैं पेस्ट, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम सेम टू सेम वापस लिख दे। ठीक है, अब यहां पे हमको एक नया पाथ ऐड करना है हमारे MinGW का। ठीक है, तो यहां पे हम या तो न्यू बटन पे क्लिक करेंगे या फिर हम नई कॉलम में आके डबल 2 बार टैब कर देंगे, तो एक ही बात हुई। ठीक है, तो अगर आपको पाथ पता है तो ऑलरेडी लिख दो, बाकी यूजुअली किसी को टाइप नहीं पता होता है तो हम यूजुअली ये ब्राउज नाम का जो फोल्डर है इस पे क्लिक करते हैं, और हमारा जहां पे MinGW इंस्टॉल हुआ था, हमारा हुआ था दिस पीसी में सी ड्राइव के अंदर, और ऑलरेडी देखो सेलेक्ट हो रखा, मतलब लिस्ट हो रखा है MinGW, और इसके अंदर जो बिन नाम का फोल्डर होता है, बिन फोल्डर का मतलब होता है बाइनरी, इस फोल्डर के अंदर हमारी सारी की सारी जो बाइनरी फाइल्स है वो रखी हुई है सी कंपाइलर की। इसको ओके करते हैं, देखो ये ऐड हो गया इधर। ठीक है, जब ये ऐड हो जाए इसको ओके करेंगे, इसको भी ओके करेंगे, और इसको भी ओके करेंगे। ठीक है, अब ये कोई काम का नहीं है क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ नहीं की है। अब हम वापस से सेम कमांड ट्राई करेंगे, gcc -version। तो अभी भी कमांड नहीं आई क्योंकि हमको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा मशीन, कुछ लोगों के में आ जाती है ये तुरंत। तो इससे पहले एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, देखो दिस पीसी के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर MinGW नाम के फोल्डर में जो बिन फोल्डर है इसके अंदर है हमारी की सारी बाइनरी फाइल्स। ये जीसीसी की रहा जो कि सी लैंग्वेज का कंपाइलर है, फिर C++ का कंपाइलर G++ बोलते हैं उसको, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं क्विक रीस्टार्ट के बाद, और रीस्टार्ट होने के बाद देखेंगे सेम कमांड चला के। ठीक है, तो भैया सिस्टम जो है हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब वापस से हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल लो या फिर आप अपना जो है टर्मिनल या फिर पावर शेल खोल लो, दोनों एक ही चीज है। यहां पे अब हम करेंगे वापस से gcc -version। तो बेसिकली अब जब मैं एंटर मारूंगा तो अब मेरे को कुछ आउटपुट मिल रहा है, देखो ये वही वर्जन है जो MinGW इंस्टॉलर हमको दिखा रहा था इंस्टॉल हुआ है। तो भैया सी लैंग्वेज जो है वो फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम खोलते हैं अपना VS कोड। तो VS कोड हमने वापस से खोला। अब देखो VS कोड में मैं यहीं पे ऑप्शन डाल सकता हूं प्रोग्राम्स को रन कराने का या कुछ और चीजें एडिशनल, जो कि मैं नोटपैड में नहीं कर सकता, इसलिए हम VS कोड ही यूज करना प्रीफर करते हैं। अब VS कोड में नई फाइल बनाने के लिए हम या तो फाइल्स पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम कंट्रोल N कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे हम अपना कोड लिखना चालू कर सकते हैं। अब सेम चीज मैं नोटपैड में भी कर सकता हूं। नोटपैड में आके ऑलरेडी फाइल खुली हुई होती है, बट मेरे को एक और फाइल खोलनी है तो मैं कंट्रोल N दबा सकता हूं। अभी देखना 2 फाइल खुल गई, एक ये वाली एक ये वाली, या फिर मैं फाइल पे जाके न्यू टैब पे क्लिक कर दूं। ठीक है, अभी तक फाइल सिर्फ खुली है, बंद नहीं हुई है या फिर सेव नहीं हुई है, तो मैं एक को बंद कर देता हूं। यहां पे मैं कुछ कोड लिखता हूं सी लैंग्वेज का, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड का हैज इंक्लूड stdio.h। देखो ये कोड अभी समझ नहीं आ रहा है, इट्स ओके। एक एक लाइन एक एक शब्द जो है ना इसका वो हम डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं। ठीक है, हेलो हेलो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इस फाइल को सेव करने के लिए या तो मैं फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करूंगा या फिर मैं कंट्रोल S दबाऊंगा। फाइल मान लो मैंने सेव कर दी, डेस्कटॉप पे ही रख देता हूं अभी के लिए, है ना, hello_notepad.c, ताकि मेरे को याद रहे कि ये नोटपैड की फाइल है। दूसरी चीज, अगर मैं सी लैंग्वेज का कोड लिख रहा हूं तो उस फाइल का एक एक्सटेंशन होता है .c, मतलब फाइल के लास्ट में .c लगेगा। एक्सटेंशन वो पार्ट होता है जो कि हर फाइल के लास्ट में लगता है, जिससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लगता है कि ये फाइल किस टाइप की है। जैसे कि गानों की फाइल के पीछे MP3 होता है, वीडियोस के पीछे .mp4 होता है। ठीक है, इसी तरह से जो सी लैंग्वेज के कोड की फाइल है उसके पीछे .c रहेगा, ताकि आपके कंपाइलर को या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाए कि ये फाइल, इसके अंदर सी लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है। तो भाई मैंने सेव कर दी। ठीक है, फाइल सेव हो गई, फाइल सेव हो गई क्योंकि इसको देखो ऊपर नाम लिखा आ गया hello_notepad.c, अदरवाइज यहाँ पे अनटाइटल्ड आता। ठीक है, अब फाइल हमने बना लिया, इस फाइल को रन करते हैं। अभी देखो रन करने के लिए नोटपैड की जरूरत नहीं है,
मैं वापस से स्टार्ट बटन दबाऊंगा, या तो मैं टर्मिनल खोलूंगा या फिर मैं CMD लिख के कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा, दोनों ही सेम चीज। ठीक है, उसके बाद अभी यहां पे थोड़ा सा आपको एफर्ट दिखाना पड़ेगा कि भाई पावर शेल जो खुलता है वो भी किसी डायरेक्टरी के किसी न किसी फोल्डर के अंदर ही खुलता है, जो कि आप PWD कमांड से देख सकते हो। जैसे ये अभी सी के अंदर यूजर्स के अंदर कुमार नाम में खुला है, बट हमने फाइल कहां पे सेव की थी, डेस्कटॉप के ऊपर। तो इसको बंद करते हैं, वापस से इसको मिनिमाइज करते हैं अभी। अब मैं फाइल एक्सप्लोरर खोलूंगा और वहां पे जाऊंगा जहां पे मैंने अपनी फाइल सेव की थी। ठीक है, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप के ऊपर की थी, तो डेस्कटॉप पे मैं आएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे को मेरी फाइल दिख रही है नोटपैड, और यहाँ पे आप छोटा सा देख भी लिखा भी आ रहा होगा टाइप सी सोर्स फाइल, मतलब इसको पता लग गया ये सी की फाइल है क्योंकि हमने .c लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आके राइट क्लिक करूंगा नीचे एक बार, और यहाँ पे ऑप्शन है ओपन इन टर्मिनल। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, अभी अगर आप PWD देखेंगे तो ऑलरेडी मैं कहां पे हूं, डेस्कटॉप के अंदर हूं। ठीक है, तो यहां पे अब मैं कमांड लिखूंगा। देखो, अब सी लैंग्वेज की फाइल को पहले कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करना मतलब कि जो हमने लिखा है सी लैंग्वेज में उसको मशीन की भाषा में बदलना, मतलब 0-1 बाइनरी वाली ऑब्जेक्ट फाइल जिसको हम बोलते हैं उसमें बदलना। उसके लिए हम वापिस से GCC कमांड यूज करेंगे, और उसको बताना पड़ता है फाइल का नाम, जैसे कि हेलो, हमारी फाइल का नाम था हेलो नोटपैड, क्योंकि नोटपैड से आई थी इसलिए हमने बस समझने के लिए नोटपैड लिखा है, वरना hello.c भी हो सकता था। जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देखेंगे कुछ थोड़ी देर पोज लिया टर्मिनल ने, मतलब उसने कंपाइल किया है उसको। आउटपुट में भले ही कुछ ना दिखे, बट अब आपको जो है डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल दिख रही होगी, सिर्फ ए नाम से फाइल है, और ये आपकी एक एप्लीकेशन फाइल है। ठीक है, तो पहले ये फाइल नहीं थी, ये कंपाइल होने के बाद आपकी एग्जीक्यूशन फाइल बन गई है। अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हो तो आपको छोटा सा कुछ दिखेगा, खुलता है, बंद हो जाता है। वो इतना तेज हेलो प्रिंट करता है कि इंसानी आंख हम देख नहीं पा रहे हैं उसको, बट अगर हम इसको अपने टर्मिनल पे रन करेंगे तो हम उसका आउटपुट भी देख पाएंगे। अब इसको टर्मिनल पे कैसे रन करते हैं, अब देखो टर्मिनल पे हम ऑलरेडी डेस्कटॉप फोल्डर में है, या तो यहां पे देख सकते हो लिखा हुआ है, या फिर हम PWD से देख सकते हैं। अब हमारी फाइल भी डेस्कटॉप के ऊपर ही बनी हुई है, तो यूजुअली जब मैं इसी फोल्डर के अंदर कोई फाइल रन करता हूं तो मैं उस चीज को डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा डॉट, फिर स्लैश, और उसके बाद अपनी फाइल का नाम। अब फाइल का नाम है ए, आप बोलोगे सर सिर्फ ए ही लिखेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि ए एक एप्लीकेशन टाइप फाइल है, और एप्लीकेशन टाइप फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .exe, तो हमको पूरा लिखना पड़ता है a.exe। जब भी हम टर्मिनल में होते हैं हमको पूरा पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आपको ट्राई करनी है तो कर सकते। जैसे ही मैं ./a.exe लिखता हूं, आप देखेंगे जो भी मैंने हेलो लिखा था वो मेरा प्रिंट हो गया, मेरा सॉफ्टवेयर रन हो गया, मेरी एप्लीकेशन जो बनी थी हेलो वाली वो रन हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, राइट। आप पहले नोटपैड में बनाएंगे, फिर आप वहां सेव करेंगे, वो तो ऑफकोर्स इधर भी करनी पड़ेगी, बट फिर आप टर्मिनल अलग से खोलेंगे, फिर आप उसको कंपाइल करेंगे, फिर आप उसको रन करेंगे, है ना, तब आपको जाके आउटपुट मिलेगा। तो ये जो लंबी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को छोटा कर देता है VS। तो पहले एक बार VS कोड सेटअप कर लेते हैं, ये थोड़ा टाइम लेता है। हमको ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं एक्सप्लोर, सर्च, इधर लेफ्ट साइड में हमको एक्सटेंशन वाले पे आना है, जो कि हमेशा सबसे लास्ट वाला ही होता है। तो अब कोड लिखने के बाद देखो नोटपैड में और VS कोड में आपको ऑलरेडी फर्क दिख रहा होगा। इसमें थोड़े से टेक्स्ट में कलर आ गया, इंक्लूड का अलग कलर है ना, मेन का अलग कलर है, इंट का अलग कलर है। ये बताऊंगा मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो में सब चीजें क्यों है, बट डिफरेंस आपको समझ में आ गया ना। इसमें कोडिंग करना इजी रहेगा, थोड़ा समझ जाएगा। उसके बाद नीचे ये कुछ वार्निंग आती रहती है, इन सबको हटा दिया करो, या तो एस्केप बटन दबा दो, ESC वाला बटन, या क्लोज दबा देते। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, इसको भी डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं, इसको रखते हैं hello_VS कोड। देखो हमने सिर्फ समझने के लिए ये शब्द लिखे हैं, वरना जो है हम सिर्फ हेलो भी लिख सकते। अब देखो यहां पे ऑलरेडी सेव एज टाइप C लिखा हुआ है, तो मैं .c लगाऊं या ना लगाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली C की फाइल बनेगी। और नोटपैड में जब हम सेव करते हैं ना, तो यहां पे फाइल टाइप में सेलेक्टेड होता है टेक्स्ट फाइल। ओके, ये प्लेन टेक्स्ट फाइल। तो याद रखना, जब आपका सेव टाइप प्लेन टेक्स्ट रहेगा तो .c लगाना है,
अगर आपका सी रहेगा तो डॉट सी नहीं लगाना है। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा, अब देखो फाइल सेव हो चुकी है। अपन फाइल एक्सप्लोरर में जाके देखते हैं, डेस्कटॉप पे हेलो वर्ल्ड हेलो वीएस कोड से है ना, और ऑटोमेटिकली सी सोर्स फाइल है ये, ठीक है। सोर्स फाइल क्या है वो भी बताऊंगा अगली वीडियो में आराम से, बस इंस्टॉलेशन वाला पार्ट देखते हैं। अब वीएस कोड में एक तरीका क्या है, मैं वापस से कमांड प्रॉम्प्ट खोल लूं, वहां जाके रन करूं, है ना, थोड़ा लेंदी तरीका, और उसमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, आप उसी फोल्डर में हो कि नहीं हो, ऐसी चीजें, है ना। बट वीएस कोड में हमारे पास एक्सटेंशंस होते हैं जो कि हमको बहुत ज्यादा एडवांटेज देते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब बंद करेंगे, देखो अभी कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है ना। हम लोग ढूंढेंगे रनर, रनर या फिर सिर्फ रन, जो कि हमारे C++ के प्रोग्राम्स को रन कर देगा। तो आपको या तो कोड रनर लिखना है, या फिर ये वाला जो आइकन आपको दिखे ना डॉट रन, ये वाला एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और आपको करना है इसको इंस्टॉल, ठीक है। अभी ये बोलेगा कि भैया ये ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं है, डू यू वांट टू इंस्टॉल इट। यस, हम इंस्टॉल करना चाहते हैं इसको। अब ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसके इंस्टॉल होते ही क्या होगा, आप इसको बंद कर देना इस टैब को, और वापस से अपनी कोड वाली फाइल खोलते हैं, ठीक है। कोड वाली फाइल हमारी खुल गई। अब आप ये छोटा सा जो बटन देख रहे हो ना, ये बटन या तो अनेबल हो जाएगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना तो ये हमारे कोड को ऑटोमेटिकली रन कर देगा। देखो हम अगर बात करें, पहले भी हम टर्मिनल में यही कर रहे थे, सबसे पहले हम डेस्कटॉप के अंदर जा रहे थे, उसकी कमांड इसने अपने आप रन कर दी, फिर हम उसको कंपाइल कर रहे थे कि जीसीसी, और हमने की थी hello अंडरस्कोर notepad.c, ठीक है। उसके बाद हम उस चीज को रन कर रहे थे ./a.out ऐसा कुछ करके, है ना। तो इसने वो भी हमारे लिए अपने आप कर दिया और हमको क्या दे दिया, आउटपुट जो भी हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज थिंग्स। वीएस कोड को यूज करने का इकलौता रीजन यही है कि हमको मल्टीपल कमांड्स नहीं चलानी पड़ती, जिससे सीखते टाइम आसानी होती है चीजें रन करने में, ठीक है। तो हम लोग ऑफकोर्स यही यूज करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में भी। तो आई होप अब आपको सी इंस्टॉल करना समझ में आ गया, आपको पता लग गया कंपाइलर और MinGW में क्या डिफरेंस है। MinGW के अलावा बाकी बहुत से इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग यूज करते हैं अलग अलग लोग। तो अभी हमारा VS कोड सेटअप हो चुका है सी एग्जीक्यूशन के लिए, और हमारा कंपाइलर वगैरह सब इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम बढ़ सकते हैं एक्चुअल में ये कोड समझने के लिए कि भैया ये क्या लिख दिया, हैज इंक्लूड stdio, है ना। तो अब ये पार्ट अगली वीडियो में, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो देखो अब हमने इंस्टॉलेशन सीख लिया है। बाकी अगर आप लिनक्स या मैकबुक यूज कर रहे हो तो आपके कंप्यूटर में तो ऑलरेडी भैया सी इंस्टॉल्ड होती है, आप डायरेक्टली जीसीसी -- वर्जन करेंगे तो आपको मिल जाएगा सी का वर्जन इंस्टॉल, ठीक है। और वीएस कोड का एक्सटेंशन आप डेफिनेटली इंस्टॉल कर ही सकते। ये वीडियो सिर्फ सेटअप के लिए था, बाकी अगली वीडियो में हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगा दोस्तों में शेयर करो, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सी को इंस्टॉल करते टाइम कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।